तो आप ऑफिस आकर कंफर्म करिए बेटा, राइट। आपको 2 फॉर्म्स फिल करने हैं, मैंने बोला ना आपको, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और आपने एडमिशन का फॉर्म भरा है, तो वो अलग है, रजिस्ट्रेशन अलग होता है बेटा, एंड जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया है वो अलग है ना, दोनों फॉर्म, बोथ ऑफ देम यू हैव टू फिल, देन यू आर इन द 9th स्टैंडर्ड। रजिस्ट्रेशन 9th क्लास में भी होता है, कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक भी ये क्लियर नहीं है। 9th में भी रजिस्ट्रेशन होता है और 10th में भी होता है, बोथ। 9th में आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तभी आप 10th के लिए एलिजिबल होंगे बेटा, ठीक है। एडमिशन करा लिया, अच्छी बात है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। अभी 2 और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्लास में जो पोर्टल पर तो हैं पर उनके फॉर्म नहीं आए। आई नो कि कोई ना कोई उनकी प्रॉब्लम है, एक दो को उन्होंने कॉल भी किया था मैंने, तो उन्होंने बताया था कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है आप स्कूल आकर ऑफिस में कंफर्म करिए, तभी आपका कुछ हो सकता है बेटा। लास्ट डेट है, फिर जब पता ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिनका अभी रह गया है वो सभी स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर यू हैव डन योर रजिस्ट्रेशन इन द 9th स्टैंडर्ड। एडमिशन अलग है, रजिस्ट्रेशन अलग है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आपका आधार कार्ड और आपकी 4 फोटोज, फोटोज पर आपका नेम एंड डेट कंपलसरी है, जिस डेट में आपने फोटो क्लिक की है वो डेट उस पर होनी चाहिए, राइट। और आधार कार्ड, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैडम हमारा आधार कार्ड में मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक आप करेक्शन करा लेना, लेकिन उसमें जो आधार नंबर है वो अभी फिल हो जाएगा जिससे आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। करेक्शन आप बाद में भी करा सकते हैं, तब आप दे दीजिएगा जब आपका करेक्शन हो जाए, लेकिन इस समय एंट्री के लिए आपका आधार नंबर कंपलसरी है बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। जिनका रह गया है प्लीज मेक श्योर एंड कम टू ऑफिस एंड मीट टू अंशु मैम और राहुल सर, राइट बेटा। 2 और 3 स्टूडेंट्स हैं ऐसे अभी तक भी जिनके साथ मुझे लगता है कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके टच का कोई बच्चा हो जिसके बारे में आपको पता हो, और हो सकता है मेरे पास उसका जो 2 स्टूडेंट्स हैं बेटा जिनके कॉन्टेक्ट नंबर जो मेरे पास हैं वो कॉल नहीं लग रही है ना, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, हो सकता है आपको पता होता है, आपका फ्रेंड होता है वो, तो उनको बोलो कि स्कूल आकर एक बार ऑफिस में कंफर्म कर लें, ठीक है। स्टूडेंट्स चाहे फर्स्ट यूनिट के हैं चाहे सेकंड यूनिट के हैं, नो प्रॉब्लम बेटा, स्कूल ऑफिस चाहे फर्स्ट यूनिट का है चाहे सेकंड यूनिट का है, हमें तो ऑफिस जाके कंफर्म करना है, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हुआ है या नहीं, ठीक है बेटे, क्लियर। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि both the things is compulsory, both the things are compulsory for us, एडमिशन भी है और रजिस्ट्रेशन भी है, न्यू एडमिशन है तब भी उसका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, क्योंकि 9th क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है बेटा, ये नहीं होगा तो फिर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, रजिस्टर्ड नहीं अगर आप होंगे तो उस पोर्टल पर एक्टिव होने का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बार बार इस बात से अवेयर कर रही हूँ, क्लियर। यस बेटा, चलिए, स्टूडेंट्स आर कमिंग, ओके। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, हम बात कर रहे थे डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स की। तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो फैक्टर्स हैं हेल्थ के लिए जो अफेक्टेड होते हैं कई तरीके से, वेरियस फैक्टर्स हैं और कई सारे कारण बन जाते हैं ना, एक ही डिजीज के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम तैयार हो जाती है, तो नंबर ऑफ द फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द नॉर्मल हेल्थ, ठीक है ना, ऑफ द बॉडी। तो 2 टाइप्स के मेनली फैक्टर्स को पढ़ते हैं, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर्स
इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, पैथोजेंस। पैथोजेंस जिनमें हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथ्स एंड वर्म्स इंक्लूड हैं। ठीक है। पैथोजेंस आर ट्रांसफर्ड टू द बोथ थ्रू द एयर, वाटर, फूड, फिजिकल एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फैक्टर्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो डिजीज है इंक्लूड है इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स में। तो हमें यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, आप देख सकते हैं। विब्रियो कोलेरी, कोलेरा डिजीज आपको पता है, तो इसी की वजह से विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। और यहाँ दे रखा है आपको क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, टिटेनस जो डिजीज हो जाती है ना, बैक्टीरिया के थ्रू। तो उसका नाम है कि किस बैक्टीरिया से। ये आपके लिए एक टेबल बनाकर दे रखे होंगे बुक के अंदर, वो पूछ लिए जाते हैं। तो पैथोजेंस ही है बेटा, पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लिव विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। वो उनके साथ एंटर कर जाते हैं और उनकी बॉडी के अंदर डेवलप होने लग जाते हैं। पैथोजेंस दैट एंटर गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक, यू नो, क्योंकि पीएच वहां पर लो है। रेस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं ना वो। यस, a few representative members from the different groups of the pathogens। ठीक है ना। organisms are discussed, हम करेंगे यहाँ पर। डिजीज कौन कौन सी हैं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिजीज हैं बैक्टीरिया कॉज की, टाइफॉइड है, कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस, टिटेनस, ये सब दे रखे हैं आपको, राइट। और वायरस के साथ हम कह सकते हैं एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस। और फंजाई के साथ हम कह सकते हैं रिंगवर्म, एस्परजिलोसिस एसेट्रा। तो वर्म कॉजेज एलिफेंटाइसिस। ये कुछ डिजीजेस बेटा जो हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कारण बनते हैं इन डिजीज के लिए। ठीक है। यस, यहाँ पर इतना हमने देखा था। अगर मैं अब आपको इसके अकॉर्डिंग जितना मैंने किया टेबल शो कर देती हूँ। विटामिन ए बुक में दे रखी है, आप आइए उसके साथ। मैं बोल देती हूँ आपको। विटामिन ए के अंदर आपको डिजीज डेफिशिएंसी डिजीज दे रखी है, जिसमें आपका जीरोप्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन बी1 की अगर हम बात करें तो बेरीबेरी, ये हम पहले भी पढ़ते आए ना। यस। और विटामिन बी2 की अगर हम बात करें तो केलेसिस, निएसिन, पेलेग्रा। ये मैं आपको शो कर देती हूँ, बुक में दे रखी है टेबल आपके। ठीक है। स्टूडेंट्स आर कमिंग। यस बेटा, आपने बुक ओपन कर ली है। यस, स्टार्ट होते हैं। शेयर क्लिक करते हैं। यस सागर बेटा। सागर आपको कुछ कहना था। मुस्कान। मैम कॉपी करेक्शन करानी थी। कॉपी करेक्शन करानी थी। यस ओके, आप मैम। सैटरडे को आ जाना। हाँ, 12:30 आई विल बी देयर मैम इन 12:30, हाँ, मैम आफ्टर 12। द क्लास। क्लास के ओके मैम। बाद ही आप आना ना बेटा। और आप आना मैम और तुरंत चेक करा के वापस ले जाना, राइट। यस मैम। मैम फिर आप कितने बजे तक मिलोगे यहाँ पे? 12:30 to 1:30, राइट। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। लोअर एंड मुस्कान। ठीक है। तो अब हम आप देखिए, मैं आपको शो कर रही हूँ ये बुक। अपोजिट कैसे शो हो रही है, चलिए ऐसे रख लेते हैं ना।
आपके पास बुक है स्कूल वाली, आप उसके साथ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर शो करती हूँ इसमें। चलिए ठीक है, आपके पास बुक है ना, आप अपनी बुक में देख लीजिए बेटा। यस, तो मैं कह रही थी आपसे, यहाँ डिजीज दे रखी है ना, ये डिजीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, नियासिन है, विटामिन B12 है, आयरन के साथ है, विटामिन सी के साथ है, विटामिन डी के साथ है, विटामिन के साथ है, फ्लोरीन, आयोडीन, प्रोटीन। ये जो सारी डिजीज हैं ये आपने लर्न करनी है टेबल के साथ। ऑप्शन में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए ध्यान देंगे। क्लियर बेटा, अब आप आ जाइए। अब जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, फिर कल आगे की पीडीएफ बनाकर आपको शो करूंगी। तो पहला क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा उससे कह सकते हैं, व्हाई डू वी कंसिडर अभी प्रिवेंशन और बेटर देन क्योर। हमने पढ़ा था ना, डिजीज होती है कैसे कर सकते हैं, ये भी अभी हम करेंगे। हाउ कैन बी प्रिवेंट डिजीज, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने इसके थ्रू जाने हैं। ठीक है, हाउ कैन बी प्रिवेंट डिजीज, जनरल वेज अभी हमने पढ़े थे ना, जनरल वेज। ठीक है ना, इसके बाद हम बात कर सकते हैं, जैसे इनके अंदर अगर वेज दिए हैं तो वो 3 टाइप से पूछ कर लेते हैं, 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो जनरल वेज में अगर हमने 2 पॉइंट्स लिखे हैं तो वो 2 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, नेम द माइक्रोब दैट कॉज जापानीज एलिफेंटाइसिस, अभी हमने पढ़ा था ना, एंसेफेलाइटिस, जो भी डिजीज होगी उसके अकॉर्डिंग उसका नाम। इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, वेक्टर्स, ये भी हमने पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये भी अभी हमने देखा था ना कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है। चलिए अब हम बात कर रहे थे, मैंने आपको टेबल बताई, इसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशंस। टेबल के नीचे ही आपको पॉइंट दे रखा है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स का। लार्ज नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक द गैसेस, स्मोक, डस्ट, है ना, पार्टिकुलेट मैटर, हैवी मेटल्स, ये सब इंक्लूड है। टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स, अगर हम कंटिन्यूअस यूज ऑफ द ड्रग्स तो क्या होगा, नेचुरल है। टोबैको कैन लीड टू डैमेज ऑफ आवर वाइटल ऑर्गन्स एंड कॉजेज वेरियस क्रोनिक डिजीज। अब ये 2 वर्ड्स आएंगे बेटा हमारे साथ, एक्यूट एंड क्रोनिक, इनकी पूरी डेफिनेशन है और इनके साथ डिजीज को पढ़ना है हमें, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इंटरनल फैक्टर अब हम बात कर लेते हैं। तो इंटरनल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम है, एलर्जी जिसे हम कहते हैं, माल फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज हार्ट, किडनी, लिवर। तो एक ये जो वर्ड आया ना, इसका मतलब होता है माल फंक्शनिंग, जैसे हम कह सकते हैं फेल टू फंक्शन नॉर्मली, कि भाई जो नॉर्मल काम है वो होने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हार्ट, किडनी, लिवर ये सब इंटरनल ऑर्गन्स के साथ है। अगर हम कहें कि हार्मोनल इम्बैलेंस है तो इसका मतलब इम्बैलेंस ऑफ द डिफरेंट हॉर्मोन्स कैन कॉज द वेरियस ड्रेडफुल डिजीजेस। अब आपकी ये टेबल दे रखी है ना, इसमें आप देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है डायबिटीज मेलिटस, ये कब होती है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करें ग्रेव्स डिजीज की, ये भी हाइपोसिक्रेशन, थायराइड, जो हार्मोन्स होते हैं थायराइड ग्लैंड से जो निकलते हैं उनकी वजह से ये डिजीज हो जाती है बेटा, इम्बैलेंस आ जाता है तो फिर ये डिजीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, ये दे रखा है आपको क्रेटिनिज्म, इन्फेंट्स मींस बेबी, उनके अंदर होती है हाइपर सिक्रेशन है थायराइड हार्मोन्स का। माइकोडर्मा एडल्ट्स के अंदर होती है, इसके अंदर भी हाइपर सिक्रेशन हो जाता है थायराइड हार्मोन का। और थायराइड हार्मोन आते कहाँ से हैं, थायराइड ग्लैंड से। ठीक है ना, गिगैंटिज्म हो जाता है, इसमें हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बहुत ज्यादा लंबाई होती है। कोई कोई देखा आपने स्टूडेंट छोटी क्लास में 5th 6th में, कोई स्टूडेंट इतना लंबा होता है क्लास में कि वो समझ नहीं आता 9th 10th का है, मतलब इतना ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, गिगेटिज्म। ठीक है, इसके बाद ड्वार्फिज्म होता है जहां पर कम हो जाता है ग्रोथ हार्मोन, हाइपोसिक्रेशन अगर हम कह सकते हैं इसको,
तो वहां पर ड्वार्फिज्म नाम दे देते हैं। कुछ लोग बिल्कुल बौने रह जाते हैं ना, ड्वार्फिज्म, राइट। हाइपोसिक्रेशन का मतलब होता है कि लेस सिक्रेशन देन द नॉर्मल वैल्यू, जो सिक्रेशन होना चाहिए है ना, वो ग्लैंड से ना होकर उससे कम हो पाता है, ठीक है, तब हमने क्या कह दिया, हाइपो। और जब सिक्रेशन ज्यादा होता है नॉर्मल वैल्यू से, तब हम उसे कहते हैं हाइपर। ठीक है बेटा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है इसके लिए। इम्यून सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी इज कॉज्ड बाय हाइपर एक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। हम अपने आप की अपनी बॉडी को बचा पाते हैं, दैट कॉजेज द एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमा टाइप से, है ना। और इंटरनल ऑर्गन की अगर हम बात करें माल फंक्शनिंग की, तो हम कह सकते हैं जैसे हार्ट माल फंक्शन कैन कॉज द कार्डियक फेलर, हार्ट अटैक जिसे हम कहते हैं, किडनी फेलर, लिवर सिरोसिस, ये डिजीज बन जाती है बेटा, है ना। और ये बहुत, मतलब मैं कहती हूँ कि रेयर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम तैयार करती है, रेयर होता है फिर इजीली बच पाना, है ना बेटे। तो यहाँ पर जो दूसरा था हमारा, हमने बात की थी अभी तक एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ हम जा रहे थे फर्स्ट पॉइंट में, फिर हमने इंटरनल फैक्टर्स की बात की। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स। अब हमारा सेकंड है ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शियस डिजीज, मीन्स ऑफ स्प्रेड, कि भाई कैसे स्प्रेड होती है ये डिजीज, है ना। तो अब जब हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन थ्रू एयर, एयर के साथ भी हो सकता है। आपने देखा है कफ और स्नीज करते समय एक मेन बात हम कहते हैं कि हमें अपने माउथ और नोज को कवर करना चाहिए, ये चीज हम कहते हैं ना, और हमेशा से कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वहां का जितना भी एटमोसफियर है बेटा, वो कैसा हो जाएगा, उसमें जर्म्स आ जाएंगे, है ना। वो इनहेल, जब कोई दूसरा वहां कैंडिडेट है या स्टूडेंट है वहां इनहेल करेगा, तो वो जर्म्स उसकी, कहना चाहिए, नोज के साथ एंटर करके उसकी बॉडी में पहुंच जाएंगे, तो वो भी इन्फेक्शियस हो जाता है, राइट। इसलिए तो ये ट्रांसमिशन ना हो जर्म्स का, इसलिए हम इनकी टेक केयर करते हैं, है ना। आपकी बुक में लिखा है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स स्प्रेड थ्रू द एयर, द ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स कफ्ड आउट। जब हम कभी कभी खांसते हैं ना, छींकते, तो ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, तो उनके अंदर ही तो है इन्फेक्टेड पर्सन, जो सामने वाला है वो ड्रॉपलेट छोड़ देता है और उसके साथ हम ब्रीथ कर रहे हैं, साथ में बैठे हैं, तो जो नियर बाई पर्सन है वो इनहेल करेगा, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैन इजिली गेट इन्फेक्टेड बाय दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड गेट डिजीज, और उसको भी डिजीज हो जाती है। पता है कभी कभी क्लास में मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब किसी बच्चे को फीवर होता है या जुकाम खांसी हो जाता है तो उससे पास से हट जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को समझते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पक्के फ्रेंड्स वाले, वो नहीं चेंज करते, कहता है कोई बात नहीं, होगा तो हो जाएगा, एक दो दिन बाद नॉर्मल हो जाएंगे, है ना। आप समझ सकते हैं ना। तो ये ट्रांसमिशन थ्रू एयर ही है, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस वाला कभी नहीं, कोशिश करो कि हम उनसे दूर रहें, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट दिया है उन्होंने यहाँ पर, ट्रांसमिशन थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। कंटेमिनेटेड वाटर मतलब गंदा पानी, जैसे हम कहते हैं, हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, है ना, नॉर्मली बिसलरी पानी जिसे हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पानी के अंदर हमें लगता है कि कहीं कोई जर्म्स ना हो जिससे हम बीमार हो जाएं, हमें आदत पड़ जाती है और हम अब नॉर्मल पानी नहीं पी पाते, हमें आरओ वाटर चाहिए, है ना। कैसे? वाटर इन द लोकेलिटी कैन बी कंटेमिनेटेड व्हेन फीसल मैटर ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस, गंदा पानी आके उसमें मिल गया, मान लो डिजीज का, जो इन्फेक्शियस का डिजीज है, कोलेरा वगैरह, गेट्स मिक्स्ड विद द ड्रिंकिंग वाटर, लोकेलिटी के अंदर बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, वही पानी वाटर सप्लाई होके आता है, दिस ड्रिंकिंग वाटर हैविंग माइक्रोब्स, डिजीज माइक्रोब्स हैं, ये क्या करेंगे, पानी पीने से हमें दिखेंगे थोड़ी ना, हम देख नहीं सकते इनको, हमारे लिए तो पानी साफ है ना। तो क्या होता है, एंटर कर जाते हैं, एंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन एंड स्टार्ट न्यू इन्फेक्शन, और फिर क्या होता है, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, कोलेरा, एमीबाइटिक, डिसेंट्री, उल्टी दस्त जिसे हम कहते हैं, स्प्रेड बाय दिस मेथड। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपसे कुल मिलाकर
कि भाई राइट द 2 डिजीज दैट आर स्प्रेड बाय द ट्रांसमिशन थ्रू एयर, और या कह सकते हैं ट्रांसमिशन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर. राइट द 2 डिजीज ट्रांसमिशन थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड और ट्रांसमिशन थ्रू द एयर. ठीक है, तो डिजीजेस आपको लर्न करनी है, 2 डिजीजेस आपको लर्न करनी है, क्योंकि अगर मान लो एमसीक्यूज भी होता है और बनवर्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं. तो डिजीज पूछ लेते हैं या फिर किस ट्रांसमिशन पूछ लेते हैं. तो जब हमने लर्न कर लिया तो हम दोनों ही कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं हमारे पास. कोलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री एक्सेट्रा. मैनी किलर डिजीज आर कॉज मिलियन ऑफ डेथ इन द इंडिया. बहुत सारी डेथ हो जाती हैं. 5 वाटर बॉर्न डिजीज टेबल दे रखी है. कोलेरा, डायरिया, मलेरिया, टाइफॉइड और फाइलेरियोसिस. आपको पॉजिटिव पैथोजेंस भी है. विब्रियो कोलेरी, कोलेरा के लिए विब्रियो कोलेरी, डायरिया के लिए वायरस एंड बैक्टीरिया, मलेरिया के लिए आपको पता है प्लाज्मोडियम स्ट्रेन प्रोटोजोन्स हैं. टाइफॉइड आपको पता है साल्मोनेला टाइफी एंड फाइलेरियोसिस नीमेटोड्स, वर्म्स जिन्हें हम कहते हैं. ये हमारा जो चैप्टर हट गया ना बेटा, ये सारे जो नाम आपको नए नए लग रहे हैं ना, ये सारे आपको लर्न हो जाते अगर हम डाइवर्सिटी करते. तो वहां पर हर किसी के साथ डाइवर्सिटी में इनको क्लासिफाई किया गया और ये बताया गया कि भाई इनको हमने इस ग्रुप में क्यों रखा है ना. तो कोई बात नहीं बाद में, लेकिन अब ये नेम्स आपको इतने पता होना चाहिए. अब वर्म्स, वर्म्स मतलब रिंग वर्म्स हैं, अर्थ वर्म्स हैं, ये भी कैटेगरीज हैं इनकी सबकी अलग अलग है ना. बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ ग्रुप्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं हम इन्हें. ठीक है, इसके बाद आपने देखा बेटा जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, सुना होगा वहां पर मिड डे मील बनता है. गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है कि सभी को प्रॉपर फूड मिले, पूरी कोशिश करती है. और इसीलिए बेटा जो गांव के बच्चे होते हैं जिनको अच्छे से फूड नहीं मिल पाता, उनके लिए ये न्यूट्रिशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिससे स्टूडेंट्स वहां आता है. और अब तो वहां के पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं और वो उनको एजुकेशन के लिए भेजते हैं. तो ये एक प्रोग्राम चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने. ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम इज ए स्कूल मील लंच जिसे हम कहते हैं, program of the Indian government. It is designed for the improvement of the nutritional status of poverty line families children, है ना, in the nation wide, पूरे देश में चलता है. This scheme supply free lunch for the primary school children in school days, and midday meal program become universal in India after the order of the Supreme Court. 2001 से चल रहा है. Midday meal is served to 120 million children of India, but in some regions of India, it kills many children due to contaminated food and water. Yes, it may be. ऐसा हो जाता है ना बेटे. कोशिश की जाती है कि ये जो बच्चे हैं इनको खाना अच्छे से मिल पाए और ये अपनी एजुकेशन भी ले पाए. तो गवर्नमेंट स्पेशली, आपको नहीं पता इसका कितना रुपया खर्च करती है ना. चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसमिशन थ्रू वेक्टर्स. वेक्टर की अगर हम बात करें तो आपको पता है एनोफिलीज है. एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया हो जाता है. ठीक है, और फाइलेरियोसिस बाय द क्यूलेक्स मॉस्किटो. अब ये जो डिजीज है ना, उनके आपसे नेम पूछ लिए जाते हैं कि किसके द्वारा किसको, कौन सा वेक्टर है जिससे ट्रांसमिशन होता है. ठीक है, तो मलेरिया के लिए आप नेम अंडरलाइन कर लेना बुक के अंदर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. और फाइलेरियोसिस के लिए क्यूलेक्स मॉस्किटो. डेंगू आपको पता है एडीज मॉस्किटो. येलो फीवर, टाइफॉइड, कोलेरा, हाउस फ्लाई, काला जर, सैंड फ्लाई एंड स्लीपिंग सिकनेस शीशी फ्लाई. 30 में साइलेंट है, इसे हम सीसी फ्लाई बोलते हैं. तो ये जो मेन डिजीज है ये आपकी बुक में दे रखी है. ठीक है, आप इनको वेक्टर के नेम के साथ डिजीज भी लर्न कर लेना. डिजीज दे दें तो वेक्टर पूछ लेते हैं, वेक्टर दे रहे हैं तो डिजीज पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे. तो अगर आपको दोनों चीजें याद होंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो हमें, है ना. तो ये एजेंट्स हैं, causative agents are infected into his or her body and the new infections start. आजकल तो ये फिर से चालू हो गया ना, इस समय फिर से चल रहा है कि मलेरिया हो रहा है किसी को,
किसी को डेंगू हो रहा है, क्योंकि ये जो समय होता है ना, यहाँ इस टाइम पर इन्फेक्शन ज्यादा होता है। मौसम चेंज होता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ना तो हम फैन चला सकते हैं और ना, अब बहुत सर्दी भी स्टार्ट हो गई है, तो इस मिडिल जो टेम्परेचर होता है इसमें ये लोग बाहर निकल आते हैं अपने फूड के लिए, अपनी तैयारी करते हैं और वाइट करते हैं। इसलिए हम लोग जल्दी इन्फेक्शन से तैयार हो जाते हैं फिर। ठीक है, और एक और उन्होंने दे रखा है कि भाई सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ भी ट्रांसमिशन हो जाता है, तो आपको उसकी डिजीज लर्न करनी है। कोई भी दो एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है, सिफिलिस एंड एड्स, राइट। इसके बाद हम सिम्टम्स की बात करें डिजीज के। अगर हम सिम्टम्स अगर हम देखें, सिम्टम्स ऑफ डिजीज विल डिपेंड ऑन द टारगेट ऑर्गन, है ना। तो जो सिम्टम्स क्या कहें हम, सिम्टम्स क्या होते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है वो हमारे लिए सिम्टम्स है। ठीक है, देखो फीवर में क्या है, टेम्परेचर दिखने लग जाता है। अब मान लो हेडेक हो रहा है तो कोई सिम्टम नहीं होगा। अगर हेडेक हो रहा है तो कोई सिम्टम नहीं होगा, हमें बाहर से फील नहीं होगा, बट हमारे पेन होने लग जाएगा। ठीक है ना। और अगर हमारा फीवर है तो क्या होगा, फीवर होने में टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, हमें लगने लग जाता है। कभी कभी मान लो छोटे छोटे स्पॉट बॉडी के ऊपर रेड रेड कलर के दिखाई देते हैं, इट मीन्स एलर्जी हो गई है। तो कुछ सिम्टम्स हैं जो हम देख सकते हैं, कुछ हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है। द एंट्री पैसेज ऑफ द माइक्रोब्स डिटरमाइन द प्लेस इन द बॉडी। तो ये भी है कंफर्म कि हर डिजीज हर जगह नहीं होती, उसका एक प्रॉपर ऑर्गन होता है। ये कह सकते हैं कि वहां तक वो अगर माइक्रोब पहुंच गए, उनका जो टारगेट है उस ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, तब तक फिर वो अपना, कहना चाहिए कि इफेक्ट लाते हैं, है ना। तो सिम्टम्स ऑफ द डिजीज विल डिपेंड ऑन द टारगेट ऑर्गन to which the microbe has infected. The target organ is decided by the point of entry of the pathogen in the human body. अब हम लोग अपना माउथ और नोज आजकल बंद करके चलते हैं, है ना। कोरोना वायरस है, क्या करेगा, ये भी लंग्स तक पहुंच जाएगा। तो अगर ये बंद होगा तो हम इतनी जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होंगे, यही तो कोशिश है। तो एंट्री पैसेज ऑफ द माइक्रोब्स डिटरमाइन द प्लेस इन द बॉडी, है ना। तो वी कैन से अ माइक्रोब व्हिच एंटर थ्रू द नोज इज लाइकली टू गो टू द लंग्स, बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। अगर हम बात करें, अ माइक्रोब व्हिच एंटर थ्रू द माउथ कैन स्टे इन द गट लाइनिंग। अंदर की जो गट है, एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम कहते हैं, उनकी जो लाइनिंग है वहां पर एंटर कर जाता है। टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, है ना। तो ये सब। इसके बाद अगर हम कहें कि साइन और सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज आर रिलेटेड ऑर्गन्स और टिश्यू जो अफेक्ट करते हैं हो जाते हैं माइक्रोब से। इफ द माइक्रोब टारगेट द ब्रेन इट मींस इट कॉजेस हेडेक। अगर मान लो ब्रेन तक पहुंचा तो हमें हेडेक होगा, वॉमिट आने लग जाएगी, फिट्स जैसे देखा आपने कभी कभी किसी ना किसी को, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है ना। इफ द माइक्रोब्स टारगेट लंग्स तो क्या होगा, कॉजेस कफ, पेन इन द चेस्ट, और क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ब्रीथलेसनेस। इफ द माइक्रोब टारगेट intestine it causes stomachache, vomiting and diarrhea, right। तो वी कैन से बेटा, जब माइक्रोब्स एंटर करते हैं ना बॉडी के अंदर, तो इम्यून सिस्टम जो बॉडी का है वो एक्टिव हो जाता है इन रेस्पॉन्स टू द माइक्रोब्स। अब क्या होगा, इम्यून सिस्टम सेंड द WBC टू द एरिया वेयर द माइक्रोब्स आर प्रेजेंट। वहां पर जो है, these WBC fight against the microbes to kill them, वो उनको कोशिश करती है किल करने की। डिफेंसिव एक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द माइक्रोब्स, जो पैथोजन अंदर आए हैं, और हमारी बॉडी की जो WBC है वो क्या करती है, इसी को एंटर कर रहे हैं ना वो इम्यून सिस्टम के साथ। ये हो गया इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। ये क्या करेगा, इफेक्ट लाइक पेन, रेडिंगनेस ऑफ द इन्फेक्टेड पार्ट, रेडिंग हो जाती है ना, लाल लाल सा हो जाता है, स्वेलिंग आ सकती है, फीवर, आर ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ओनली। ये सब इसी की वजह से होता है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज की, तो कैसे कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, कि भाई डिजीज का इफेक्ट हम कम कर रहे हैं धीरे धीरे। इट कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज में इंक्लूड बॉडी एक, फीवर, लूज मोशन, नोशिया, ये सब प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है ना।
These symptoms are due to the inflammation. हमें पता है symptoms can be reduced by taking the proper medication. इन symptoms को हम कम कर सकते हैं दवाई लेकर के, है ना. Bed rest can be taken so as to be conserve body energy, which can be utilized by the body to fight against disease. Right? अब हम ये भी अगर हम ये बात करें कि इम्पॉर्टेंट है, दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मियरली रिड्यूस द सिम्टम्स. इस तरीके से सिम्टम्स कम हो जाते हैं. माइक्रोब्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिजीज आर स्टिल प्रेजेंट इन द बॉडी, एंड टू क्योर द डिजीज वी नीड टू किल द माइक्रोब्स. हम बच सकते हैं और लेकिन हमें पूरी तरह से क्योर होना है तो हमें उन्हें माइक्रोब्स को किल करना होता. तो बाय किलिंग द माइक्रोब्स वी कैन से, इसका मतलब यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. यस, द इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वी नो. So these microbes have the certain peculiar processes necessary for their survival. ये जो microbes होते हैं इनको kill किया जा सकता है by taking the drugs, दवाइयाँ, which can block these processes of the microbes. Since the processes of the different categories of the microbes are different, particular drug is required for each category. सबके लिए अलग अलग होती है. It should also be considered that the drug should not affect health of the human beings. हमने दवाई तो ले ली, पता चला दवाई लेके हमें कोई दूसरी प्रॉब्लम तैयार हो गई, तो उससे भी हमें बचना है कि नहीं. इसके बाद उन्होंने पॉइंट दिया है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. तो अब जो मैं पहला क्वेश्चन आपसे कह रही थी ना, आपने कोटेशन पढ़ा होगा, प्रिवेंशन क्या कहते थे, इज बेटर देन क्योर. क्या था? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. यस. तो अगर हम अपने आप को प्रिवेंट कर लें, पहले से ही बचा लें, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. ये जो इतनी सारी बातें बेटा हमने सबने की है ना, इसका मतलब हमने क्या सीखा? द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज. तो वी कैन गेट रिड ऑफ द इन्फेक्शन बाय ट्रीटिंग. इन्फेक्शन से हम इलाज लेकर के हम अपने आप को सही